हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो उत्तर आधुनिकतावाद और बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर होंगी, जो 4 तारीख के एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो दिसंबर के लिए या अगले जून के लिए तैयारी कर रहे हों। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं, क्या चीज़ें रेलिवेंट नहीं हैं, इन सब चीज़ों को बाकायदा ध्यान में रखा गया है इस क्वेश्चन को बनाते टाइम। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और मल्टीकल्चरनिज्म के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा। आधुनिकतावाद पर विचार रखते हुए किसने यह माना कि दो मिथक लंबे समय से प्रस्तुत किए गए हैं। पहला मिथक क्या है? एक मिथक यह है कि महान वृत्तांतों का, पहला मिथक महान वृत्तांत, मेटा नैरेटिव। दूसरा मिथक क्या है? उदारता का मिथक, जिसे सत्य का मिथक भी कहा जाता है। तो इस कौन सा ऐसा विचारक है जिसने कहा कि बहुत लंबे समय से दो मिथक चले आ रहे हैं? पहला मिथक महान वृत्तांतों का मिथक है और दूसरा मिथक क्या है? उदारता का मिथक। ये दो मिथक बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, ऐसा किसका मानना है? तो ये लियोटार्ड का मानना है। लियोटार्ड की बुक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये लियोटार्ड की बुक है। मिशेल फूको की बुक अगर आप याद रखें, याद रख पाएं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम में मिशेल फूको को पूछता है बहुत ज़्यादा। तो इनकी इंपॉर्टेंट जो बुक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें। डिसिप्लिन एंड पनिश, ये इनकी बुक है, ठीक है। फिर इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। फिर इनकी बुक है मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन। कोई सी भी बुक एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर इनकी जो अन्य बुक है, जैसे कि द बर्थ ऑफ द क्लिनिक वगैरह, इनकी बुक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके साथ साथ अगर हम और बुक को ऐड करना चाहें तो ऑर्डर ऑफ थिंक, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मिशेल फूको की, जिन्होंने कहा कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, यानी कि ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है, नॉलेज इज पावर। While discussing postmodernism, who believe that two myths have been presented for long time. One is the myth of grand narratives या meta narratives. Second, and other one is the myth of generosity, which is also called the myth of truth. ठीक है, तो दो ये मिथक हैं जिसको बहुत लंबे समय से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में लियोटार्ड बताते हैं कि ये दो मिथ हैं ऐसे, ठीक है। तो इन दो मिथों के बारे में किसने बात की है? एक महान वृत्तांतों का मिथ या मेटा नैरेटिव्स का मिथ और दूसरा उदारता का मिथक। तो ये दो मिथक के बारे में बात कर रहे हैं लियोटार्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, उत्तर आधुनिकतावाद को परिभाषित करते हुए किसने तर्क दिया है कि उत्तर आधुनिकता और कुछ न होकर अति यथार्थता है? ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद कुछ नहीं है बल्कि यह अति यथार्थता है, ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा बोड्रियार्ड ने बोला है, ठीक है, बोड्रियार्ड ने। जेमिन्सन के बारे में आपने थोड़ा बहुत अगर कुछ पढ़ा होगा, इन्होंने विलंबित पूंजीवाद का विचार दिया, विलंबित पूंजीवाद का विचार, ठीक है। लियोटार्ड की आपने देख ही लिया पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है। डेरिडा की कौन सी बुक है? ठीक है, डेरिडा के बारे में आपको बताना है, डेरिडा की कौन सी बुक है? While defining postmodernism, who has argued that postmodernism is nothing but hyper reality, ठीक है।
तो हाइपर रियलिटी के बारे में कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ नहीं है बल्कि एक हाइपर रियलिटी है, तो जीन बोद्रियार्ड कह रहे हैं। तो विलंबित पूंजीवाद का विचार जो है जेमिसन से जुड़ा हुआ है। सस्पेंडेड कैपिटलिज्म, आई थिंक इंग्लिश में ये होगा, ठीक है। लियोटार्ड की है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। डेरिडा को आपको बताना है कि कौन सी बुक है डेरिडा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस विचारक का तर्क है कि अपने मूल में उत्तर आधुनिकता बहुलवादी है और इसमें विकेंद्रीयता होती है, ठीक है। उत्तर आधुनिकता क्या है? बहुलवादी है, यानी अलग अलग विचारों को यह स्वीकार करता है और इसमें विकेंद्रीयता पाई जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन इसमें पाया जाता है। ऐसा किसने बोला कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो क्या है? प्लूरिस्टिक है और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये कौन बोल रहा है? तो एंथनी गिडेंस का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, एंथनी गिडेंस। मिशेल फूको के बारे में आपने ऊपर पढ़ लिया, बोद्रियार्ड के बारे में आपने देख लिया, जेमिसन ने विलंबित पूंजीवाद का विचार दिया था, तो एंथनी गिडेंस इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे एग्जाम में तो आए रहते हैं, बट खास करके ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आरपीएससी के एग्जाम में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखेंगे, क्योंकि अब आरपीएससी के पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मुझे लगता है कि कोई तरीका नहीं बचा। अब वो डायरेक्ट अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं फैक्चुअल डेटा पर, ठीक है, स्टेटमेंट बेस पर, इस तरीके से। जैसे कि नेट के पेपर में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइनें, 4-4, 5-5 लाइनों के क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लेकिन आरपीएससी अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रही है, जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखने में, क्योंकि कितना कोई याद कर पाएगा, ये मुश्किलें होती है थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय सांस्कृतिक समूहों और अल्पसंख्यकों के अधिकार इत्यादि के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण और बाहरी सुरक्षा का विचार किस चिंतक के चिंतन से या चिंतन में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने सांस्कृतिक समूहों पर बल दिया है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बल दिया है, जिसमें यह बताया गया कि अल्पसंख्यकों को क्या मिलना चाहिए? आंतरिक नियंत्रण मिलना चाहिए और उनको बाहरी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बिल किमलिका का विचार है। बिल किमलिका इज द करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा। इनकी बुक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ठीक है, इनकी ये बुक है। चार्ल्स टेलर की है सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। आइरिस मेरी यंग की कौन सी है और जोसेफ राज की कौन सी बुक है? थोड़ा सा आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, while presenting the theory of multiculturalism, the idea of internal control and external security in the context of the right of cultural group and minorities etc has been presented in thinking of the which thinker? Bill Kimlicka, multicultural citizenship इनकी बुक है, multicultural citizenship इनकी बुक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में डिफरेंस की अवधारणा को प्रयुक्त किया गया है? तो ये आपको समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस की अवधारणा किसने दिया है? आपका आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर आपका डेरिडा हो जाएगा, ठीक है। डेरिडा ने क्या किया है? डिफरेंस की अवधारणा प्रस्तुत किया है। इन विच पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस हैज बीन यूज्ड? तो जैक्स डेरिडा, ठीक है। डेरिडा क्या है? विखंडनवाद के पिता हैं। विखंडनवाद का विचार जो है इन्हीं के विचारों से निकला हुआ है, ठीक है। विखंडनवाद का मतलब हर चीज का क्या करना? विरोध करना, ठीक है, किसी भी चीज को। लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, ठीक है। मिशेल फूको भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, ये भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्स डेरिडा। चलिए, इनमें से किस चिंतन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद की अंतिम पराकाष्ठा बताया और उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष का मुख्य संदर्भ दिया है? तो जेमिसन है, सांस्कृतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद की क्या बता दिया? अंतिम पराकाष्ठा बोला, और इन्होंने बोला कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? सांस्कृतिक पक्ष इसका मुख्य संदर्भ है उत्तर आधुनिकतावाद का।
तो जेमिशन है, फ्रेडरिक जेमिशन, इन्होंने विलंबित पूंजीवाद का विचार दिया है। विलंबित पूंजीवाद याद रखेंगे, ठीक है। विच ऑफ दीज थिंकर डिस्क्राइब पोस्ट मॉडर्निज्म एज द अल्टीमेट culmination of capitalism and gave the main reference of the cultural aspect of postmodernism? फ्रेडरिक जेमिसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसने लिखी है? ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेरिडा की बुक है, जैक्स डेरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लियोटार्ड की आपने पढ़ी लिया, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतन में किसके द्वारा एपिस्टीम के विचार को लोकप्रिय बनाया गया है? तो एपिस्टीम क्या है? एपिस्टीम शब्द को आपको पकड़ के रखना है। एपिस्टीम शब्द जो है वो मिशेल फूको से जुड़ा हुआ है। एपिस्टीम का मतलब क्या होता है? एपिस्टीम वह विचार है, वह व्यवस्था है जो सत्य और असत्य को अलग करता है। सत्य और असत्य को क्या करता है? ये अलग करता है। एपिस्टीम यह फाइंड आउट करता है, एपिस्टीम यह बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझनी है क्योंकि एपिस्टीम का विचार जो है मिशेल फूको से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। द आइडिया ऑफ एपिस्टीम वॉज पॉपुलराइज्ड इन द थिंकिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म बाई मिशेल फूको, ठीक है। क्योंकि एपिस्टीम क्या करता है कि ये बताता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स एंड ट्रूथ के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक गैप बताता है कि ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सही और गलत को अलग अलग कर रहा है, छांटने का काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्न कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमें सही कथन इसमें से फाइंड आउट करने हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रारंभ में कुछ दार्शनिकों के उन विचारों को महत्व दिया जाता है जिन्होंने ज्ञानोदय युग के विचारों का विरोध किया। ज्ञानोदय युग का विचार का मतलब है कि विज्ञान के विचार। ज्ञानोदय युग में यानी रेनेशा के टाइम पे कौन सा विचार आया? विज्ञान का विचार आया, तर्क का विचार आया। तो इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक थे स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्ञानोदय के विचारों का, जिन्होंने रेनेशा के विचारों का विरोध किया और इन्हीं के विचारों के कारण, इन्हीं के विरोध के कारण ही क्या हुआ है, उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत मानी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद के जो प्रारंभिक विचारक हैं उन्होंने क्या किया है, ज्ञानोदय युग के जो विचार थे उनका विरोध किया गया। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद बृहद वृत्तांत, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था मेटा नैरेटिव या ग्रैंड थियरी, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। उत्तर आधुनिकतावाद बृहद वृत्तांत को अस्वीकार करने के साथ साथ, अस्वीकार करने के कारण कार्ल मार्क्स की द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भी यह अस्वीकार करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद मेटा नैरेटिव्स को, ग्रैंड थियरी को, बृहद वृत्तांतों को, है ना, पुराणों को या बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं उन सबको क्या करता है, ये नकारता है। ये कहता है कि सारी चीजें क्या हैं, झूठी हैं। और यह मार्क्स के इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है उसको भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नकारते हैं। तो दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है इसमें। तो इस तरीके से अभी तक आपका दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं, तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तीसरा पॉइंट है हमारा, नीत्शे ने अपनी पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। अब क्या यह बुक इनकी सही है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी नीत्शे की है? तो बिल्कुल है।
नीत्शे ने अपनी पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में लिखा है कि वास्तविकता एक अद्वैत है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर नंबर 4 देखते हैं। जैक्स डरिडा ने शास्त्रार्थ मीमांसा के विचार पर बल दिया है, तो ये बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं इसके। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोस्ट मॉडर्निज्म, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। In the beginning of postmodernism, the ideas of some philosophers are given importance who opposed the idea of entitlement era. तो बिल्कुल करेक्ट है। Postmodernism rejects the grand narrative and hence reject the economic interpretation of history done by the Karl Marx. ठीक है, इन्होंने मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट किया और जो कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का, जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का जो आइडिया दिया, उसको भी इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। फिर नीत्शे हैज रिटन इन दिस बुक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी दैट रियलिटी इज अ डुअलिटी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। चौथा नंबर, जैक्स डरिडा एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ थियोरेटिकल एनालिसिस, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, चारों विकल्प क्या हैं आपके सही है इसमें से। अब देखते हैं नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। कुछ आसान कुछ थोड़े से कठिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। निम्न में से किस विचारक ने उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करते हुए इसे नव रूढ़िवाद के समकक्ष माना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता के संकट की बात करते हैं। फूको को आपने पढ़ लिया है। नीत्शे जो है, नीत्शे का महामानव का विचार, थियरी ऑफ सुपरमैन, नीत्शे का जो जुड़ा हुआ विचार है। ठीक है, शॉपेनहावर, आप लोग इसको गूगल करिए, शॉपेनहावर क्या है, कौन है ये, इनके बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन शॉपेनहावर से आया हुआ है। ठीक है, Which of the following thinker criticized postmodernism and considered the equivalent to the neo-conservatism? तो हैबरमास इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप पेड कोर्स लॉन्च कीजिए, है ना, पैसे लेके हमें पूरे कोर्स प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने उनको मना कर दिया स्पष्ट रूप से कि हम जो है पेड कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसों की दिक्कत मुझे नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या समझना है कि मैं ये कोर्स जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फ्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो बेशक से फीस 4000 हो, 5000 हो या 8000 हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई को जारी कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चे कैसे रूम रेंट पे करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, कैसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके अपना फीस निकालते हैं, वो चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। तो उसके लिए उनके प्रति मेरे हृदय में थोड़ी सी सहानुभूति है, सिंपैथी है, और मैं चाहता हूं कि उनका भी सिलेक्शन हो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसों के थ्रू कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही आइडिया है कि मैं उनके लिए थोड़ा सा काम कर सकूं, और जिनको पेमेंट ज़्यादा करने की खुशी है वो कोचिंग दूसरी जगह पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वहाँ पर आप कोचिंग ले सकते हो, पैसा अपना दे सकते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका स्वागत है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई पेड फीस नहीं है, कोई कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कभी लॉन्च हो, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको फिलहाल 10 यूनिट पूरे पढ़ाने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि कोर्स लॉन्च होगा या नहीं होगा, क्योंकि कमिटमेंट होती है। ठीक है, जो मैंने बोल दिया कि 10 यूनिट पढ़ाऊंगा आपको, तो पढ़ाऊंगा, चाहे मैं किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, चाहे बड़ी कोचिंग हो चाहे छोटी कोचिंग हो। ठीक है, अगर वो मुझसे बात करती हैं या मेरा उनके साथ टाई अप होता है, तो वो सीधी सी, आप देखो जिस भी बड़ी कोचिंग में आप पढ़ाते हो तो वो सीधी सी मना कर देंगे आपको कि आपको सर यूट्यूब पे क्लास नहीं लेनी है फ्री में। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कोचिंग के साथ कि मैं उनके साथ टाई अप कर लूं और आपके साथ धोखा करूं, नहीं। जब तक ये 10 यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, मैं किसी ऐसी कोचिंग के साथ टाई अप नहीं करूंगा जो यह रिकमेंडेशन करती हैं या कमिटमेंट करके हमें रखती हैं अपने पास कि आप जो है हमारे यहाँ पढ़ाएंगे तो अदर प्लेटफॉर्म पे आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखा गया है, थोड़ा सा आप लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए विशेष करके चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करके
और जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं, सबके लिए खास करके एक ऐसा सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें आप चाहे आज नहीं 5 साल बाद तक भी आप कोर्स को पढ़ेंगे ना, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने, चिंतक ने डिस्कोर्स और अभिलेख, ठीक है, डिस्कोर्स और अभिलेख की अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए राजनीति एवं शक्ति का अध्ययन किया है? पावर एंड पॉलिटिक्स। तो मिशेल फूको ने, सीधा आंसर हो जाएगा इसका, मिशेल फूको ने डिस्कोर्स और अभिलेख का यूज करते हुए पावर और शक्ति का अध्ययन, इन्होंने राजनीति और शक्ति का अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। तो मिशेल फूको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशेल फूको इज द करेक्ट ऑप्शन। विच पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर स्टडीड पॉलिटिक्स एंड पावर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स एंड आर्चिव? ठीक है, मिशेल फूको है आपके करेक्ट आंसर। उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्न कथनों को पहचानना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें से हमें सत्य कथन के बारे में आइडेंटिफाई करना है, हमें गलत कथन नहीं, बल्कि जो भी ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है, उन्हीं को हमें सर्च करना है। ठीक है, वही उन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं एक करके। राजनीतिक चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद समकालीन राजनीतिक चिंतन का भाग माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस उत्तर आधुनिकतावाद जो है 1960-70 के दशक में इसका विचार सामने आता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 60 और 70 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ये आधुनिक समय में ही मानी जाती है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस में इसका जो अराइज होता है वो 1960 और 70 के दशक से माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार बृहद वृत्तांत या ग्रैंड थ्योरी का महत्व अभी भी कायम है? तो गलत। ये जो उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं, ये किसी भी ग्रैंड थियोरी को एक्सेप्ट नहीं करते, ये किसी भी बृहद वृत्तांतों को स्वीकार नहीं करते, ये किसी भी मेटा नैरेटिव का एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ये खंडन करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि बृहद वृत्तांत, ग्रैंड थियोरी, मेटा नैरेटिव, ये सब अब क्या है, अब इनका कोई महत्व नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन जिसमें होंगे वही गलत होंगे। ठीक है, 2 और 3 इसमें है, तो ये गलत हो गया। उपरोक्त सभी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी में 2 आएगा, केवल 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचता आपके पास ऑप्शन केवल डी है, तो डी वाला सही हो जाएगा। मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा और लियोटार्ड मुख्य समर्थक हैं उत्तर आधुनिकतावाद के, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एलिमिनेशन का यूज करिए आप। एलिमिनेशन के यूज से आपका आंसर बहुत ज्यादा सही होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। In the political thought, postmodernism is considered the part of a contemporary political thought। तो बिल्कुल करेक्ट है। According to the postmodernism, the importance of grand theory still persist। तो grand theory अब still नहीं है, ठीक है, still persist नहीं करती, बल्कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, लियोटार्ड आर मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। तो ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 आर द करेक्ट। उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत जैक्स डेरिडा ने विखंडनवाद को प्रोत्साहन दिया है। तो बिल्कुल सही है, विखंडनवाद से जुड़े हुए विचारक जैक्स डेरिडा हैं। जैक्स डेरिडा के विचारों से ही विखंडनवाद आया है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत जैक्स डेरिडा ने विखंडनवाद को प्रोत्साहन दिया है या विखंडनवाद को आगे बढ़ाया है। तो बिल्कुल सही है, कथन तो सही हो गया। अब कारण देखते हैं, सही है गलत है। जैक्स डेरिडा ने मिशेल फूको के उत्तर संरचनावाद विचारों का खंडन किया है। तो गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिशेल फूको भी कैसे विचारक है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक दूसरे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक के विचारों को कैसे खंडन कर सकता है, कैसे विरोध कर सकता है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से पहला सही है, कथन ए सही है और कारण गलत है। कथन ए सही परंतु कारण गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट है अंडर द पोस्ट मॉडर्निज्म जैक्स डेरिडा हैज इनकरेज्ड डीकंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैक्स डेरिडा रिफ्यूटेड द पोस्ट कल्चरिस्ट आइडियाज ऑफ माइकल फूकॉट। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेरिडा भी पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं,
और मिशेल फूको भी क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। तो दोनों पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर होने के साथ साथ कैसे आइडियाज को अपोनेंट इनके आइडियाज में नहीं हो सकता, इनके विचारों में विरोध नहीं हो सकता। तो इस तरीके से स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत हो जा रहा है आपका। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं किसी भी चीज को सार्वभौमिक सत्य नहीं मानते, किसी भी सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानते, किसी भी सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानते। ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे अब अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये विज्ञान के तथ्यों को नकारते हैं, विज्ञान की सत्यता को नकारते हैं। ये कहते हैं कि विज्ञान आज जो सत्य है, हो सकता है 1000 साल के बाद क्या हो, असत्य हो जाए वो। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर इनका ये मतलब कहने का मतलब, ये किसी भी चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करते, हर चीज का विरोध करते हैं, हर चीज का ये खंडन करते हैं। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करते, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये सब्जेक्टिविटी का समर्थन करते हैं, सब्जेक्टिविटी का समर्थन करते हैं, या आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता का समर्थन करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म का नहीं देखा तो एक बार प्लीज पोस्ट मॉडर्निज्म को देख लीजिए, उत्तर आधुनिकतावाद को देख लीजिए, तो आपका उससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बस ऑप्शन देखेंगे और सही करते हुए चले जाएंगे सारे ऑप्शन को। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए मुश्किल होने वाली है यहाँ पे, बट कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजों को समझाऊं, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा चीजों को मैं शॉर्ट में लेकर के यहाँ पे समझाने के तरीके में चल रहा हूँ। ठीक है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ये भिखु पारिक की रचना है। ठीक है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज रिटन बाय हुम? तो भिखु पारिक। ठीक है, आपने बहुत सारी थिंकर्स को अभी ऊपर आपने स्टडी कर लिया है, मेरियम यंग के बारे में देख लिया है। ठीक है, मेरियम यंग ने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है, विभिन्नता की राजनीति, विभिन्नता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात इन्होंने की है। ठीक है, और इनकी बुक भी है, आरिस मेरियम की एक फेमस बुक है, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस थी, आरिस मेरियम यंग की है, इन्होंने विभिन्नता की राजनीति दी है। वहीं पर बिल किमलिका ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रतिबिंबियात्मक, प्रतिबिंबियात्मक, प्रतिबिंबियात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये चीज याद रखेंगे कि बिल किमलिका से जो है प्रतिबिंबियात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ये जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, और यही सेम क्वेश्चन जो है जेएनयू के पीएचडी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जेएनयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आ सकता है, तो आपके नेट में भी आने में कोई देरी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आ सकता है पेपर इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुसंस्कृतिवाद। चलिए बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत आरिस मेरियम यंग ने विभेदीकरण या भिन्नता की राजनीति का समर्थन किया है। तो बिल्कुल किया है, अभी आपने ऊपर देखा है यहाँ पे विभिन्नता की राजनीति की बात कौन करता है? भिन्नता की राजनीति की बात जो है आरिस मेरियम यंग करती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं बहुसंख्यकों, जितने भी समाज में कास्ट होती हैं, जितने भी कल्चर्स होते हैं, उनको अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार है, वो अलग अलग तरीके से अपनी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली विभिन्नता की राजनीति का समर्थन कर रही हैं कि जो अल्पसंख्यक होते हैं समाज में वो अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ठीक है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। तो विभिन्नता की राजनीति का समर्थन जो है आइरिस मेरियम यंग ने किया है।
ठीक है। फिर कारण क्या है, विभिन्नता की राजनीति और अस्मिता या पहचान की राजनीति एक दूसरे के पूरी तरह विरोधी माने जाते हैं, तो गलत। अस्मिता का पहचान का मतलब है कि विभिन्न भिन्न जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं, भिन्न भिन्न लोग रह रहे हैं, तो उनकी भिन्न भिन्न संस्कृतियां होंगी और वो अपनी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को बचा के रखेंगे। यही तो भिन्नता की राजनीति है, यही तो अस्मिता की राजनीति है। तो एक दूसरे के विरोधी कैसे हुए? तो जब भिन्नता की राजनीति और अस्मिता की राजनीति दोनों एक हैं तो विरोधी कैसे हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कथन सही कारण गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। अस्मिता की पहचान का क्या मतलब होता है? यानी हर व्यक्ति, हर चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, हर व्यक्ति को अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुई? भिन्नता हुई। समाज में बहुत सारे लोग हैं मान लो, तो हर अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, तो हर संस्कृति के लोग को अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके की चीजों को बचा के रखने का अधिकार है। तो यही तो भिन्नता की राजनीति है। और यहाँ पे फिर पूछा गया है कि भिन्नता की राजनीति और अस्मिता की राजनीति क्या है? क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं? तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, विरोधी नहीं बल्कि क्या हैं? पूरक माने जाते हैं। तो कथन सही और कारण गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। जब तक आपकी शब्दों पर पकड़ नहीं बनेगी, थोड़ी सी भाषा पर आप अपना पकड़ बनाएंगे तो बेहतर और होने वाला है आपके लिए। स्टेटमेंट क्या है? अंडर मल्टीकल्चरलिज्म आयरिश मेरियम यंग हैज सपोर्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस। तो बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी आर कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली अपोज टू ईच अदर। तो ये ईच अदर कंप्लीटली अपोजिट नहीं करते, ये बल्कि क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के ये सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। ठीक है। तो ये कथन सही है, लेकिन रीजन इसका क्या है? गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण क्या है इसका? गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत किस विचारक के सिद्धांत में प्रकृतिवाद और संस्कृतिवाद दोनों को एक ही पक्षीय दृष्टिकोण मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है? कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसने कहा है कि संस्कृतिवाद और प्रकृतिवाद दोनों का दृष्टिकोण एक है? ऐसा कौन मानता है कि संस्कृतिवाद और प्रकृतिवाद दोनों का दृष्टिकोण एक नहीं है? दोनों को एक पक्षीय दृष्टिकोण को नकारने की बात कौन कर रहा है? तो इसमें भिखु पारिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिखु पारिक जो है संस्कृतिवाद और प्रकृतिवाद को कहते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं? इनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है, इनके सिद्धांत एक जैसे नहीं है, बल्कि संस्कृतिवाद और प्रकृतिवाद दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो कह रहा है कि संस्कृतिवाद और प्रकृतिवाद दोनों एक पक्ष नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो इसमें भिखु पारिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द मल्टीकल्चरलिज्म इन द थ्योरी ऑफ विच थिंकर बोथ नेचुरलिज्म एंड कल्चरलिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म एंड कल्चरलिज्म आर नॉट सेम और नॉट वन साइडेड। दोनों एक साइड नहीं हो सकते, दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। ठीक है, तो किसने बोला? भिखु पारिक ने बोला कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों क्या हैं? बल्कि विरोधी हैं। दोनों को एक पक्षी मानते हुए अस्वीकार किया। इन्होंने बोला कि दोनों का एक पक्ष नहीं हो सकता, बल्कि दोनों के पक्ष अलग अलग होंगे। भिखु पारिक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद का विचार प्रस्तुत करते हुए किसने नव आगंतुकों की चुनौती का विचार दिया है? तो चार्ल्स टेलर ने दिया है ये विचार। ठीक है, 17 में आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हु गेव द आइडिया ऑफ द चैलेंज ऑफ न्यू कमर्स while presenting the idea of multiculturalism? तो चार्ल्स टेलर इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 34 हो गया। चलिए, हर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल किमलिका के द्वारा लिखा गया है। आयरिश मेरियम यंग की बुक है जस्टिस, अभी आपने ऊपर देखा था,
जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस चार्ल्स टेलर की है। द सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, द सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। और जोसेफ राज की कौन सी बुक है आप बताएं कमेंट करके। चलिए, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, बिल किमलिका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के विषय में कौन सही कथन का चयन करना है हमें, सही कथन कौन से है। एक समाज के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक और फजातीय समूह की पहचान और उनके संबंधों का महत्वपूर्ण चित्रण करता है बहुसंस्कृतिवाद। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि एक समाज के अंदर विभिन्न संस्कृतियां होंगी, अलग अलग जातीय समूह होंगे और उन जातीय समूहों की पहचान की जाएगी, उनको अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कौन बोलता है, तो इन सब चीजों के बारे में बहुसंस्कृतिवाद बोलता है, मल्टीकल्चरलिज्म बोलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। भारतीय मूल के विचारक भिखु पारेख द्वारा भी बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में विचार दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही है, भिखु पारेख ने विचार दिया है बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रतिबिंबियात्मक प्रतिनिधित्व। अब आपने अभी इसके पहले आपने देखा था प्रतिनिधियात्मक प्रतिबिंब का, मैंने आपको बताया था ऊपर आया हुआ आरपीएससी के एग्जाम में। तो ये किसने दिया था, ये जो है बिल किमलिका ने दिया है, बिल किमलिका। ठीक है, तो और भिन्नता की राजनीति की बात कौन कर रहा है, आयरिस मेरियम यंग, आयरिस मेरियम यंग। ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका अभी आपको इवनिंग में आपको मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, आप तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें अपना जो चाहें। ठीक है, भिन्नता की राजनीति और बहुलवादी परिप्रेक्ष्य इसके अंतर्गत प्रमुख विचार हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत प्रतिबिंबियात्मक प्रतिनिधित्व की बात की गई है, यानी समाज में जितने लोग होंगे, जितनी प्रतिबिंब होंगी, जितनी कल्चरल होंगी, जितने भी उनकी संस्कृतियां होंगी, सब अपना प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इसी को प्रतिबिंबियात्मक या प्रतिबिंबात्मक जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ आयरिस मेरियम यंग ने जो सिद्धांत दिया कि भिन्नता की राजनीति, यानी समाज में जितने विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में अपनी जाति के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर पार्टिसिपेट करेंगे और उनको मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भिन्नता की राजनीति है। भिन्नता की राजनीति जो है आयरिस मेरियम यंग से जुड़ा हुआ है और प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो बिल किमलिका से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग viewpoints about multiculturalism. It provides an important portrayal of identity and relation of different cultural and ethnic group within a society. तो बिल्कुल सही है, ये एक तरीके से आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कल्चरल ग्रुप्स को या एथनिसिटी ग्रुप को। समाज में जितने भी, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, या हमारी इंडिया में जितने भी, या किसी भी सोसाइटी की बात हो, इंडिया की या किसी अदर कंट्रीज को, तो सबको अपने कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए ये राइट देता है। कौन सा राइट, मल्टीकल्चरलिज्म बोलता है ऐसा। ठीक है, इंडियन ओरिजिन थिंकर भिखु पारेख ऑल्सो गेव द आइडिया अबाउट द मल्टीकल्चरलिज्म। तो करेक्ट है। रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसने दिया, विल किमलिका। विल किमलिका has provided the reflective representation and other thing, the politics of difference has been coined by the आयरिस मेरियम यंग। ठीक है, तो दो चीजें आपको थोड़ी समझनी है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस एंड प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव आर मेन आइडियाज अंडर इट। तो बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ठीक है, निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। कौन बोलता है ऐसा, कौन सा ऐसा विचार है जो निरपेक्ष सत्य को नकारता है, निरपेक्ष सत्य को नकारता है, यानी कि एब्सोल्यूट
ट्रुथ को नकारता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को नकारने का काम केवल एक ही चीज करता है, वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तराधुनिकतावाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराधुनिकतावाद किसी भी एब्सोल्यूट चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करता, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को ये एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म। द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ मस्ट बी डिस्कार्डेड एंड इगोटिस्टिकल प्रिटेंस। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को, एब्सोल्यूटिज्म को या यूनिवर्सल ट्रुथ को ये क्या करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म डिनाई करता है, नकारता है, इसकी नहीं मानता इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन अगले जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हाई एंड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और उसमें आपका थोड़ा सा माइंड में भी टेस्ट होगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब यहीं से पूछा जाएगा। और अगर आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो गए तो आपको आगे चल के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आपका ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, कवर होता है 20 क्वेश्चन का। अब आगे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।